हाँ एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार हम लोगों ने अभी तक लिटरली बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े और डीएसए अगर सीखना है, ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि यार हम लोग रैंडमली चाहे जितने क्वेश्चंस कर लें उनसे हेल्प नहीं होने वाली है ना। जब आप एक पैटर्न सीखते हो, उस पैटर्न पर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ आप डीएसए सीख जाओ। कल आप लोगों ने देखा कि हैश मैप को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम में यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि जब भी मेरे पास मुझे फ्रीक्वेंसी पता करनी हो, डुप्लीकेट्स निकालने हो, है ना, जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम जब रहे जहाँ मुझे प्रीवियस हिस्ट्री ट्रैक करनी है, तो उस केस में मेरी हैश मैप बहुत मदद करता है। ऑलरेडी मैंने आपको होमवर्क में प्रॉब्लम्स दी हुई थी, आप लोग प्लीज़ ट्राई करो, है ना। और कुछ 4 प्रॉब्लम्स के आसपास हम लोगों ने कवर की थी। आज हम लोग सीख रहे होंगे कि हैश सेट क्या होता है। तो ये तीनों कलेक्शंस थे जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। हम लोगों ने एरे लिस्ट देख लिया, फिर हैश मैप देख लिया, आज हम हैश सेट देख लेंगे। तो अब हम लोग एटलीस्ट अपने आप को रेडी कर रहे हैं एक ब्रॉडर लेवल पे कि भाई जब आने वाले समय में मिक्स प्रॉब्लम्स होंगी तो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर को एक साथ यूटिलाइज कर पाएँ। बात समझ आ रही है? बट ट्रस्ट मी, अगर आपको डीएसए सीखना है तो जब मैं पढ़ाता हूँ आपको ड्राई रन करना पड़ेगा। आप 3 से 4 बार ड्राई रन करके देखो उस सॉल्यूशन को, सोचो कि इसके अराउंड और कौन से डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है। और मेरे कराने से पहले आप खुद ट्राई किया करो कि सर ने क्वेश्चन दिया हुआ है, भैया ने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा। उसको समझने का टाइम मारो, 20-30 मिनट का एफर्ट दो। ऐसे ही हर कोई सीखता है। आप समझ रहे हो, वैसे आप भी सीखोगे। और अब टाइम भी आ गया कि अब लीड कोड पे जाओ। लीड कोड में ना कॉन्टेस्ट होते हैं, और कॉन्टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, होता क्या है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, तो अगर किसी को जानना हो कि आप कितने अच्छे हो कोडिंग के अंदर, तो वो आपकी कॉन्टेस्ट की रेटिंग्स देखते हैं। बात समझ आ रही है? लीड कोड पे बाई वीकली कॉन्टेस्ट होता है और वीकली कॉन्टेस्ट होता है। वीकली संडे को होता है और 8 AM मॉर्निंग में, और जो बाई वीकली है वो सैटरडे को होता है 8 PM नाइट में। तो आप दोनों ही देखो, ट्राई करो कि वो कॉन्टेस्ट आप जरूर दो। हो सकता है पहले कॉन्टेस्ट में आपसे 0 प्रॉब्लम होगी, एक भी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अगर आपने एक प्रॉब्लम भी कर ली ना, तो दैट इज एन अचीवमेंट कि भाई मैं पहली बार कॉन्टेस्ट में बैठा, मैंने इन्वायरमेंट समझा और उसके बाद मैंने एक प्रॉब्लम कर ली, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करो कि भाई 1 महीने तक हो सकता है कि आपने 4 कॉन्टेस्ट दिए, या लेट से बाई वीकली वाला आपने पार्टिसिपेट तो 6 कॉन्टेस्ट हो गए टोटल, तो आपने 6 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। हो सकता है आपने एक प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम आप मैक्सिमम सॉल्व कर पा रहे हो, विच इज फाइन। अगले महीने आप कोशिश करो कि यार 2 प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसके अगले महीने को 3 प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अगले महीने 4 प्रॉब्लम क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 4 प्रॉब्लम सॉल्व करते लोगों को सालें लग जाती हैं, ईयर्स लग जाती हैं। बट हाँ, ये आपके डेडिकेशन टाइम पर डिपेंड करता है, कितना टाइम दे रहे हो। बट कमाल की बात ये है कि एक बार आपने बहुत स्ट्रांग रेटिंग ले आए आप, है ना, एक अच्छे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे वो लीड कोड हो गया, या वो आपका कोड सेफ हो गया, या आपका कोड फोर्सेस हो गया, इन पे आपने एक बार अच्छी रेटिंग ले आए आप कोडिंग की, तो आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है। जब आप रेज्यूमे डालते हो किसी कंपनी में, तो उनको लगता है ये तो सेंसिबल बंदा है। बात समझ आ रही है? वो आपकी नई एक टैलेंट, एक ऐसा अचीवमेंट हो जाता है जिसको अचीव करना सच में आसान नहीं है। और याद रखना, कॉन्टेस्ट में चीटिंग मत करना वरना अकाउंट बैन हो जाएगा। समझ रहे हो? आई बिलीव आप लोग सब ईमानदार हो, बट फिर भी जस्ट सजेशन की चीटिंग नहीं करना है। किस पे? लीड कोड कॉन्टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म पे। चीटिंग करोगे तो अकाउंट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं करना है कि चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट मार देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। एफर्ट मारो, कॉन्टेस्ट आपकी लर्निंग के लिए है, सीखो उनसे और सीख सीख की रेटिंग बढ़ाओ। जब वो रेटिंग आपके पास में होगी, ट्रस्ट मी, आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो, फिर आप बड़ी बड़ी जॉब्स फोड़ने के लिए रेडी हो। बट आपको ना वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? चलो फिर यार आज के लेक्चर को शुरू करेंगे हम लोग, है ना। अपने चलते हैं हेडसेट वाले पार्ट को और समझते हैं कि हेडसेट होता क्या है। पहले हमें ये समझना है कि हेडसेट होता क्या है, ठीक है। यार ना, हेडसेट भी एरे के जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर है, बट एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है। और फ़ायदा इसका क्या है, एक कलेक्शन का पार्ट होने का फ़ायदा क्या है? ये ना, एक तो वेरिएबल इन साइज है कि आपके साइज लगातार वैल्यू ऐड करते रहो, ये ऐड करता रहेगा। दूसरी बात है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, सिर्फ यूनिक वैल्यूज होंगी। अब किस टाइप की प्रॉब्लम में हेडसेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हमसे बोले रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स। अब रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स बोल दिया मेरे से, तो मैं क्या करूंगा? आप बताओ कैसे सॉल्यूशन करनी चाहिए? यार सारी वैल्यूज को उठाओ, हेडसेट के अंदर डाल दो। अब हेडसेट के अंदर तो डुप्लीकेट तो जा ही नहीं सकता, तो जो बची वो यूनिक बची, बाद में हेडसेट से निकाल के एरे में डाल दो, हो गई रिमूव। बात समझ आ रही है? तो जब भी आपको रिमूव ऑल मल्टीपल डुप्लीकेट्स आप चाहते हो कि बहुत फास्ट तरीके से, तो हैश सेट के अंदर वैल्यूज ना हैश कोड के फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, और इसीलिए उस पर सर्चिंग करना बहुत फास्ट होता है। तो हैश सेट के कुछ मेथड्स हैं जो हम समझ रहे होंगे, है ना। और उस पर हैश सेट ना थोड़ा फास्ट वर्क करता है, सर्चिंग बहुत फास्ट होती है। तो जब भी आपको स्पीड चाहिए सर्चिंग की, हैश सेट इज अ गुड ऑप्शन। जब भी आपको डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है एक बहुत बड़े डेटा सेट से, हैश सेट इज अ गुड ऑप्शन,
है ना। जब ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो आप हैशसेट का इस्तेमाल करो जहाँ आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज के ऊपर काम करना, डुप्लीकेट कुछ नहीं चाहिए, तब हैशसेट विल बिकम योर फ्रेंड। ठीक है, चलो सही यार, हैशसेट समझते हैं हम लोग। हैशसेट समझ तो गई कि भाई ये पार्ट ऑफ JCF है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है ना। और हम लोग यूटिल पैकेज से इसको इंपोर्ट करते हैं। हैशसेट का सिंटैक्स हैशमैप के जैसा ही है, बट इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज होती हैं, तो मेरे पास में कोई कीज नहीं होती हैं इसमें, जैसे एरे लिस्ट हुआ करता है, जैसे वैल्यूज हुआ करता है। सिमिलर यहाँ पे दोगे, हैशसेट लिख दिया आपने, यहाँ पे एक रैपर क्लास डालोगे उसकी डेटा टाइप की। तो लेट्स से मुझे इंटीजर वैल्यू लेट्स से स्टोर करानी है, इंटीजर वैल्यू मुझे स्टोर करानी है, तो मैंने इंटीजर डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से सेट दे दो या कुछ भी दे दो आपका मन करे, न्यू हैशसेट। और हैशसेट कहाँ से आएगा, यूटिल पैकेज से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ऐसे एंगुलर ब्रैकेट हो क्लोज कर दो, बस हो गया हैशसेट। इसमें कुछ मेथड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए हर हाल में। पहला ऐड मेथड, जो कि आप जानते हो आपका उसमें भी था, एरे लिस्ट में भी था, वैल्यू को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता था। सेकंड है इसमें कंटेन्स मेथड। कंटेन्स बताता है कोई वैल्यू पर्टिकुलरली आपके सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। ठीक है, थर्ड है आपका ऐड हो गया, कंटेन्स हो गया। थर्ड है आपका रिमूव, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, इस वैल्यू को रिमूव कर देगा। बात समझ आ रही है। फोर्थ है आपका क्लियर, इससे सभी पूरा पूरा हैशसेट खाली हो जाएगा। फिफ्थ है आपका साइज, जो सभी में कॉमन था, एरे लिस्ट में भी था, इसमें भी है ना। तो साइज इससे पता चलेगा आपका साइज कितना है, मतलब लेंथ कितनी है आपकी हैशसेट की। ठीक है यार, सही लग रहा है यार, मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है। चलो यार एक काम करते हैं, अपने VS कोड पे चलते हैं और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग सीधे अपने लीड कोड पे मूव करेंगे और अच्छी प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व कर रहे होंगे। तो DSA सीरीज को मैंने क्लिक किया यार, बहुत एक लंबी जर्नी हो गई है, बट अभी तक आप लोगों ने पेसअप नहीं किया है, बट प्लीज़ कर लो यार बहुत जल्दी, जिससे क्वालिटी और चीज़ें बनी रहे, है ना। ठीक है, मैं आ गया इधर डे 23, तो ये डे 23 आ गया अपना, करेक्ट। और मुझे यहाँ पे क्या करना क्या है, अरे यार इनके ना मैंने नाम गलत रख दिए। अब जो URL आपको मिल रहा है ना, हो सकता है वो रीच आउट भी ना कर पाए इसको, तो मैं रिनेम करके इसका नाम बदल देता हूँ। ये हो गया, डे में D कैपिटल था ना, और वैसे इस वाले डे में भी D कैपिटल है यार, कहीं पे स्मॉल है कहीं पे कैपिटल है, ये अलग बात होगी, तो मैं इसको भी रिनेम ही कर देता हूँ। सो ये हो गया डे। ठीक है, ऊपर से सब स्मॉल थे, नीचे आके मैंने ये सब बिग बिग कर दिया, कोई बात नहीं, अल चेक कि सभी जो लिंक दी जा रही हैं वो काम कर रही नहीं कर रही हैं। ठीक है यार, तो ये डे 23 हो गया। अब मैं यहाँ पे आ तो गया, अब मुझे क्या करना होगा भैया, मुझे क्या करना, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, करेक्ट, जावा फाइल बनाऊंगा, लेट्स से सेट एग्जाम्पल। तो वो सेट ऑलरेडी एक इंटरफेस है जावा के अंदर, तो वो डायरेक्टली हम नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने सेट एग्जाम्पल क्लास का नाम दिया है। तो क्लास सेट एग्जाम्पल, करेक्ट। और आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये मैंने लिख दिया, सही लग रहा है यार मुझे। और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना होगा, हैशसेट डिफाइन करना है भाई, कर दो एक हैशसेट। आपने हैशसेट डिफाइन कर दिया, करेक्ट। तो इस तरीके से किस टाइप की वैल्यू आप चाहते हो, ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया है, मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करनी है। ठीक है, मैंने ऐसे सेट लिखा हुआ है इक्वल्स टू न्यू हैशसेट, तो मेरा ये काम हो गया, मेरा हैशसेट बन गया, इंपोर्ट हो गया। चलो कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, है ना। तो अब वैल्यू कैसे ऐड करो भाई, सिंपल सा ऐड मेथड है, सेट डॉट ऐड, और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दो, लेट्स से मुझे 1 ऐड करनी है ना। फिर सेट डॉट ऐड, लेट्स से मुझे 2 ऐड करनी है, ठीक है। फिर मैंने कहा सेट डॉट ऐड, मुझे 3 ऐड करनी है, फिर अगेन 2 ऐड करनी है। तो देखोगे 2 इस बार अवॉइड हो जाएगी, है ना। जब ऐड नहीं हो पाती तो फॉल्स आता है इसमें, जब ऐड हो जाती है ट्रू आता है, इतना याद रखना। अगर इसको प्रिंट करोगे ना, साउट के अंदर लिखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखोगे, तो ये ट्रू देगा अगर ऐड हो गई, यहाँ पे फॉल्स देगा क्योंकि ऐड नहीं हो पाएगी। बस समझ, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी है वहाँ पे। तो मैं अगर प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको ये, तो मैंने ऐसे सेट को प्रिंट कर दिया, और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं CD डे 23 जावा सी, फाइल का नाम क्या है, सेट एग्जाम्पल, ठीक है। फिर जावा और सेट एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया तो 1 और 2 आ गया आराम से। देखो एक दूसरा वाला 2 मेरा नहीं ऐड हुआ क्योंकि यूनिक वैल्यू रहने वाली है। अगला एक मैथड हमारा कंटेन्स करके, कंटेन्स बताता कोई वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो सेट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स बताएगा कि पर्टिकुलर वैल्यू मेरे सेट के अंदर है कि नहीं। लगता है मुझे 1 चेक करना तो ट्रू आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, साउट रिमूव बताया था, तो सेट डॉट रिमूव, मैं चाहता हूँ किसी को रिमूव करना, किसको, 2 को रिमूव करना, तो उससे मेरे सेट के अंदर 1 बचेगा, करेक्ट। अब अगला मैंने आपको बताया था साइज वाला चीज़, तो साइज को मैं रिमूव से पहले दिखाऊंगा आपको। साउट सेट डॉट साइज, इससे आपको साइज पता चलेगा, लेंथ कितनी है आपके पर्टिकुलर सेट की। और लास्ट में मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, तो साउट, अब क्लियर तो पहले ही करो भैया, है ना, सेट डॉट क्लियर। तो अगर देखोगे तो सारी वैल्यू डिलीट हो जाएंगी। और यहाँ पर भी रिमूव के बाद खैर यहाँ पे सेट डॉट रिमूव, तो आउटर में लिखो, और आउटर में लिखने के बाद यहाँ पे सेट को प्रिंट करा के देखते हैं कि हाउ दिस वर्क्स, है ना।
तो यार ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद में क्लियर कर दिया, फिर मैंने सेट लिख दिया। तो अब देखोगे तो पहले एक वैल्यू रिमूव होगी 2, उसके बाद में मेरा क्लियर से सारी वैल्यू रिमूव हो जाएंगी। समझ गए? चलो यार तो एक बार दोबारा इसको रन करते हैं। जावा सी हो गया, जावा हो गया। तो देखोगे पहले 1 2 है, ट्रू हो गया क्योंकि कंटेन्स करता है 1 को। साइज मेरा दिया 2 क्योंकि 2 एलिमेंट थे। फिर उसके बाद आपने एक एलिमेंट 2 को रिमूव कर दिया तो सेट के अंदर से 1 बचा, क्लियर करने से सब कुछ डिलीट हो गया। ये मैथड्स आपको याद रखने हैं। सेट के बारे में इतनी नॉलेज बहुत है कि भाई आपको पता है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। आपसे कोई बोले कि एरे के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट्स वैल्यू उनको रिमूव कर दो, भाई सबको उठा के सेट में डालो। समझ गया? सेट को आइटरेट कैसे करोगे? भाई इसके अंदर इंडेक्सेस नहीं होते, सेट में इंडेक्सेस नहीं होते। आइटरेट कैसे करोगे? उसके लिए आप फॉर ईच लूप लगा लो। क्या लगाओगे? फॉर ईच लूप लगाओगे। इसके अंदर इंडेक्सेस नहीं होते तो आपको फॉर ईच लूप ही काम आएगी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लिख दूंगा फॉर लेट्स से इंट वैल्यू, और किसका लगाना है? सेट का। तो ये लूप का इस्तेमाल करो क्योंकि सेट में कोई इंडेक्सेस नहीं होते, हैश कोड में स्टोर होती हैं वैल्यूज, और यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हो साउट वैल्यू। समझ गए? तो इस तरीके से आपने सेट के ऊपर आइटरेट करते हो। तो होपफुली आपको समझ आ गया कि हैश सेट है क्या, कैसे आइटरेट करेंगे, कौन कौन से वो मैथड्स हैं, वो आप सब समझ गए। सही लग रहा है यार, मुझे सही लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो ये सब क्या है। चलो अब चलते हैं अपनी लीड कोड की प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो यार हमारी ये आ गई सीट। होपफुली आप लोगों ने ये सब किया होगा, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, होमवर्क में मुझे ज़्यादा याद है, मैंने सिर्फ 2 प्रॉब्लम दी हैं। मैं आपको ना ये बची हुई 3 प्रॉब्लम भी उसी में डाल देता हूँ होमवर्क में। मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो। जब आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि भैया ये नहीं बन पाया, तो हो सकता है मैं आपको एक एक्स्ट्रा या फिर कहीं ना कहीं करा दूँ। मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो सॉल्व करने का, है ना? क्योंकि वरना समय चला जा रहा है अपना, और इतना एक्टिवली लोग भी नहीं आ रहे कि बहुत क्वेश्चंस को कवर किया जाए, है ना? बट हाँ, ये बात तो तय है कि अगर आप खुद से भी करोगे ट्राई उनको सॉल्व करने का, तो आप सीखोगे भी अच्छे से और प्लेसमेंट भी हो ही जाएगा। समझ गए? तो ये आपका होमवर्क वाले मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिल जाए। और ये आ गया मेरे पास में सेट वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर भी एक फाइल तो मुझे बनानी है, वैसे leadcode.md हम लोग हमेशा ही बनाते हैं, leadcode.md। बढ़िया। और यहाँ पे हैशटैग क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, और हैशटैग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेट्स से 2 क्वेश्चन आज हम लोग प्लान कर रहे हैं करने का, क्योंकि हैश सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम इसके ऊपर है नहीं। सो सॉल्यूशन, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। और सिमिलरली का मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा ये रेडी हो गया। जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सही लग रहा है? सही लग रहा है यार। अब आ जाओ यहाँ पे, ये रहा मेरा हैश सेट। एक प्रॉब्लम ओपन करते हैं, ये रही। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है? मिसिंग नंबर। देखो यार, इस प्रॉब्लम को ना और भी तरीकों से किया जा सकता है। पहले मैं सोचूंगा सेट के अराउंड में कैसे कर सकता हूँ, बट अब पढ़ो एक बार प्रॉब्लम को, रीड करो, आपको समझ आएगा इसमें सेट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, कैसे काम कर सकता है। हमसे बोला गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स इन रेंज 0 to n। अब 0 to n दिया गया, तब ये भी जानते हो आप एरे जो फ्रिक्वेंसी काउंट इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी चैलेंज नहीं है। बात समझ आ रही है ना? दूसरा क्या हैश सेट कर सकते हैं, वो भी देखते हैं एक बार। ठीक है, तुम्हें एक एरे दिया गया जिसके अंदर यूनिक नंबर्स हैं 0 से n की रेंज में। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। तो हमें वो बताना है कि कौन सा एरे से पर्टिकुलर नंबर इज मिसिंग। बात समझ आ रही है? तो यार बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। पहला हो गया एरे जो फ्रिक्वेंसी काउंटर से, कि भाई आप हर किसी की फ्रिक्वेंसी काउंट कर लो। कहाँ से लेके? भाई 0 से लेके n तक लेके, जिसकी भी फ्रिक्वेंसी 0 है आप बोल दो भाई वो मिसिंग है। बात समझ आ रही है? तो एक तो वो सॉल्यूशन हो गई। दूसरी आप हैश मैप से भी लगा सकते हो, सभी की फ्रिक्वेंसी पता कर लो जिसकी 0 आती है, बट वो मेमोरी ज़्यादा लेगी। उसमें एक्स्ट्रा की और वैल्यू पेयर वाला जो ओवर हेड है ना, मेमोरी ओवर हेड, वो ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, अगली बात आती है क्या हैश सेट से मैं कर सकता हूँ। अच्छा, एक काम करो, अब हैश सेट के अंदर ये सारी वैल्यूज डाल दो जो आपके नम्स एरे के अंदर दी गई हैं, और फिर आप 0 से लेके n तक ये लूप चलाओ, देखो कि सेट के अंदर वो वैल्यूज हैं कि नहीं है। नहीं होंगी तो आप बोल दो कि कंटेंट्स बहुत फास्ट काम करता है। तो रिलेटेड टू अदर डेटा स्ट्रक्चर सेट बहुत फास्ट होता है, उसका कंटेंट बहुत फास्ट सर्च करता है। इसलिए क्या होगा, आपकी सर्चिंग टाइम फास्ट हो जाएगी और सॉल्यूशन एक अच्छी सॉल्यूशन होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। मतलब सेट की हेल्प समझते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन और भी बताऊंगा। तो बहुत सारी सॉल्यूशन पॉसिबल है, आप उसमें भी आप सोच सकते हो, क्योंकि आपने ना अब पढ़े हुए वो सारे टॉपिक। आज मैं आपको बोल सकता हूँ प्रॉब्लम को 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? चलो यार, तो ये आगे है सेट, यहाँ मैंने लिख दिया इंटीजर। तो बहुत चैलेंज नहीं होगा आपके लिए इसको समझना। न्यू हैश सेट, ठीक है, और ये हो गया। सही लग रहा है यार मुझे, सही लग रहा है यार मुझे। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो भी नम्स की वैल्यूज है ना, वो सभी किस में डाल देंगे, सेट में डाल दो। तो इंट लेट्स से इंट वैल्यू ऑफ नम्स, नम्स के ऊपर आइटरेट कर दो, एक फॉर ईच लूप लगा दियो आपने। एक अब ये जब फॉर ईच लूप लगा दिए आपने, तो अब क्या करोगे, इसकी हर एक वैल्यू को उठाओ, ऐसे कान पकड़ के इसके अंदर डाल दो। ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़ाई नहीं करते तो घर वाले कान पकड़ के डाल देते, रूम में पड़े रहो भाई। इधर ऐसा नहीं हो पा रहा ना भाई, ऐसा हो जाता तो प्लेसमेंट हो जाता।
खैर आप लोग खुद समझदार हो, है ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। आज मेहनत करोगे तो सच में आने वाला कल बहुत सुंदर होगा, और उस आने वाले जो सुंदर कल है उसको आज ही आपको मेहनत करके सुंदर बनाना होगा, है ना। आ जाओ, तो सेट आ गया। सेट के अंदर हम लोग करते हैं सेट डॉट ऐड, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यार वैल्यू ऐड कर देंगे अपनी वैल्यू करके, ठीक है। सही लग रहा है यार, सही लग रहा है। तो ये मेरी सभी वैल्यू सेट के अंदर चली गई, मतलब ऐसे भी डिस्टिंग चलेंगी। अब क्योंकि सेट में सर्चिंग फास्ट है इसलिए हम लोग ऐसे कर पा रहे हैं, वरना एरे में भी कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ पता करके, ठीक है। बहुत सारे तरीके थे यार, बस मैं आपको सेट कराना चाहता हूँ इसलिए मैं सेट करा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप रन करूँगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई नीड टू बी लेस देन एन तक जा रहा है क्या, यस एन तक जा रहा है, तो इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया, और अगेन आई प्लस प्लस, तो मतलब 0 से लेके एन तक मैं एडिट करूँगा। अगर कोई भी वैल्यू 0 से लेके एन तक नहीं मिलती है बोल दूंगा ये मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ व्हाट, इफ सेट डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन्स करना है भैया, आई को। अब यहाँ पे क्या लगा दोगे, नॉट कंटेन्स। अगर ये वैल्यू, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो मैं 0 से लेके एन तक चलाने वाला हूँ 0 1 2 3 करके, अगर मुझे तो कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिली किसके अंदर, सेट के अंदर, बोल दूंगा वही वैल्यू है, ठीक है। तो रिटर्न आई उस केस में, बस समझे, लास्ट में -1 कर दो, बट जरूरत है नहीं, मिल ही जाएगा, बट अभी इसलिए करना पड़ा क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर दिया गया है। बस समझे, चलो रन करते हैं इसको। और इससे एक बेहतर सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है और अच्छी काम करेगी यार वो भी। तो ये सबमिट करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ एन हो गई है एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर की वजह से। और ये यहाँ पे हम लोग हैं बहुत गंदा परफॉर्म किए हैं बाय द वे, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर और 2 लूप्स लगा के रखी हुई हैं। बात समझ आ रही है। तो बिग ऑफ एन तो आपकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो ये होगी सॉल्यूशन नंबर 1। क्योंकि मैं आपको सेट कराना चाहता था, मैं आपको करा दी, सेट से भी ऐसे कर सकते हैं। फ्यूचर में जब भी आपको ऐसा यूनिक कुछ करना होगा तो आप समझ जाओगे भाई ऐसे कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में डाल देता हूँ। वैसे बहुत सारे सॉल्यूशन है और एक मैथमेटिकल और सॉल्यूशन मैं कराना चाहता हूँ आपको, जिसमें आपको मजा आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलो यार, अब वो सोचो वो कैसे कर सकते हैं, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। वो मैथमेटिकली पॉसिबल है, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर पाना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं डाला ना मैंने, हाँ क्वेश्चन नहीं डाला भाई, बिना क्वेश्चन के डाल दिया इसको उठा के, ठीक है। तो क्वेश्चन भी डाल ही देते हैं यार इसको, है ना, ताकि आपको बाद में क्वेश्चन में तो मिलना चाहिए। सॉल्यूशन तो मिल गई, बट किस क्वेश्चन की मिली ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो सही लग रहा है यार, क्वेश्चन डाल दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नंबर 2 क्या हो सकती है यार, ये ना बहुत सिंपल एक प्रॉब्लम है, एक दूसरे वे में इसको करके देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि 0 से लेकर एन तक की वैल्यू जाएंगी, ऐसा बोला कि नहीं बोला, है ना। अब अगर आप 0 से लेकर एन तक की वैल्यूज का सम निकालो, नहीं सभी जो एरे के अंदर वैल्यू आ रही है उनका सम निकालो। जैसे इसका सम कितना होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब अगर आप 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू का एक्चुअल सम देखोगे तो 1 + 2 + 3 यानी कितना आएगा, 6 आएगा, करेक्ट। तो अगर 6 में से इसके सम को माइनस कर दो आपको मिसिंग मिल जाएगा, क्योंकि कोई एक ही मिसिंग है, करेक्ट। तो जो एक्चुअल सम होना चाहिए 0 से लेकर एन तक का, उसमें से अगर इस एरे के सम को माइनस कर दें तो जो बची हुई वैल्यू होगी वो रिमेनिंग वैल्यू होगी कि नहीं होगी। उस केस में आपको कोई हैशसेट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका सम निकालने की ज़रूरत है। और आपको जो नॉर्मल निकालते हैं 1 to n वाला, यानी 0 to n वाला सम वो निकालना है। आपको फॉर्मूला याद है, हम लोगों ने मैथ में 10th या अपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता था, n × n + 1/2, करेक्ट। वो फॉर्मूला लगा लो, तो फॉर्मूला तो भाई कांस्टेंट है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, तो उसमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो जाएगी नहीं। अभी यहाँ जा रही है 2 लूप लगाने की वजह से, इवेंचुअली बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट देखोगे तो 2n है ना भाई, बट 2 कांस्टेंट इसलिए इग्नोर कर दिया आपने, है ना। चलो भाई इसको इंप्रूव करते हैं यार, है ना। तो ये सॉल्यूशन नंबर 1 तो मैं हटा देता हूँ, अब सॉल्यूशन नंबर 1 तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सम नाम से वेरिएबल बनाऊंगा पहले, सम में बाई चांस मैंने 0 रख लिया बाई डिफॉल्ट। अब मैं क्या करूँगा, जो नम्स मेरा आइटेड हुआ उसकी हर एक वैल्यू किस में डाल दूंगा, सम में ऐड करा दूंगा, सम + इक्वल्स टू वैल्यू। तो अपकमिंग वैल्यू किस में ऐड होती जाएगी, सम में। यानी पहले 3 आया तो 3 होगी सम की वैल्यू, फिर 0 आया तभी 3 रही, फिर 1 आया तो 3 प्रीवियस वैल्यू + 1 जो नई वैल्यू आई है, तो सम हो गया 4। अब एक फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या लगाओगे भैया, लिख लो इंट, लेट्स से n सम करें, मैंने फॉर्मूला बना लिया पे। अब ये क्या करता है यार, पहले तो n पता करो, और n पता कैसे करोगे भैया, इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, LENGTH, करेक्ट, लेंथ। फॉर्मूला क्या होता था, n × n + 1 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। ये फॉर्मूला हुआ करता था हमारा भाई। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप n वैल्यूज का सम निकालते थे। अब अगर आप यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हो आउटपुट को, तो मिसिंग कौन होगा भैया, मिसिंग सिंपल सी बात है कि जो n एलिमेंट का सम होना चाहिए उसमें से मेरा जो एरे का एक्चुअल सम है उसको माइनस कर दो।
आपको मिल जाएगा कौन मिसिंग है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है भैया, ये बिग ऑफ एन जरूर है बट एक ही बार हो रही है, पहले वाले से बेहतर है। दूसरा, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, और ये सॉल्यूशन आइडली फास्ट चलेगी एज कम्पेयर टू आर प्रीवियस वन। ये देखो बीटिंग 100%, बढ़िया सॉल्यूशन है, टॉप 1 सॉल्यूशन है। तो देख रहे हो मस्त चल रही है यार, मस्त चल रही है। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया कि भले ही हमारा हैशसेट बहुत फास्ट था बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट नहीं था। बात समझ आ रही है। तो जहाँ पर भी आप ऐसे ऑप्टिमाइज करते हो वहाँ सोचो कि और किस तरीके से कर सकते हैं, समझो और किस तरीके से। अभी आप देखो, आपने मैथ अगर आपको पता होता आपको पता होता कि वैसे हम निकाल सकते हो ऐसे, इसका समय इसको माइनस कर दें तो। बट ये सब बातें अपने आप नहीं आती, पहले आप किसी से सुनते हो, फिर आप सिमिलर चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, तब आती हैं। बात समझ आ रही है। बट होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, आपको मजा आया होगा कि मिसिंग नंबर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। एक अच्छी प्रॉब्लम थी। अभी तो आप लर्निंग फेज में, इसलिए जनरली मैं इजी टू मीडियम प्रॉब्लम्स रखता हूँ क्लास के अंदर। बहुत जल्दी जब समय आएगा तब हार्ड प्रॉब्लम भी हम लोग क्लास में कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है। चलो यार, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं। हमसे बोला गया यूनिक मोर्स कोड, और ये पूछी गई है एप्पल गूगल स्क्वायर में। और जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी पूछी गई थी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी, फेसबुक, एप्पल, ऑडिबल, गूगल, IBM एंड ऑरेकल में। तो अच्छी प्रॉब्लम थी यार वो भी, है ना, वो भी एक अच्छी प्रॉब्लम थी। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं यार, यूनिक मोर्स कोड करके। तो यार इसको देखो, ध्यान से रीड करो, देखने में बड़ा अजीब गरीब लग रहा है बट इतना भी बुरा है नहीं जितना लग रहा है ये। अब सोचोगे तो कर पाओगे, बट आज समय आ गया बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने का। तो हमसे बोला गया कि यूनिक, तो पहले अब 2 मिनट का टाइम लो, खुद से ट्राई करो, जब नहीं हो तब यहाँ पे आके सॉल्यूशन को देखना प्लीज़, ठीक है। तो हमसे क्या बोला, यूनिक मोर्स कोड हमें पता करना है। हमसे बोला कि इंटरनेशनल मोर्स कोड डिफाइंस अ स्टैंडर्ड इनकोडिंग वेयर ईच लेटर इज मैप टू अ सीरीज ऑफ डॉट्स एंड डैसेस। तो बोला कि भाई ए है तो इसको इस तरीके से मैप करेंगे, बी है तो इस तरीके से मैप करेंगे, सी है तो इस तरीके से मैप करेंगे। यानी कि हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपके पास में एक कुछ कोड होगा जो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, जो डॉट और डैसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे हमसे बोला फॉर कन्वीनियंस द फुल टेबल फॉर द 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज गिवन बिलो, कि भाई ये 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं स्मॉलर अल्फ़ाबेट से होते हैं, उनकी लिस्ट उन्होंने दे देगी किस पर्टिकुलर लेटर के लिए कौन सा कोड होगा। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स वेर ईच वर्ड कैन बी रिटन एज कॉन्कैटिनेशन ऑफ मोर्स कोड। हमसे क्या बोला गया कि भाई एक वर्ड्स करके हमें एक पर्टिकुलर एरे देंगे स्ट्रिंग्स का, जहाँ पे हर एक वर्ड को कॉन्कैटिनेशन में लिखा जाता है किसके, मोर्स कोड के, ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल कैब कैन बी रिटन लाइक दिस, तो कैब को आप ऐसे लिख सकते हो मोर्स कोड की फॉर्मेट में, जिसमें C, A और B का कॉन्कैटिनेशन आप कर दोगे तो ये आ जाएगा, करेक्ट। आगे हमसे बोला गया है वी विल कॉल सच अ कॉन्कैटिनेशन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे, हमने कॉन्कैटिनेट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड बोलेंगे। रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस अमंग ऑल द वर्ड्स वी हैव। एग्जाम्पल के तौर पे ये वर्ड्स हमारे पास में थे, इनका जब हमने कॉन्कैटिनेशन किया मोर्स कोड के साथ में, तो जिनका आया ये कुछ डबल डैश और फिर ऐसे, फिर जैन का आया ये डबल डैश और ऐसे, तो ये तो दोनों सेम निकल गया, जिन और जैन दोनों सेम निकल गया, देख रहे हो। तो ये तो सिंगल ही रह जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, हमें यूनिक चाहिए, रिपीटेड तो चाहिए नहीं है। अगेन जिक का देखोगे तो जिक का और मैसेज का सेम ही निकल गया मोर्स कोड। बात समझ आ रही है। तो होगा क्या कि अब ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे तो इनमें से कौन यूनिक थे वो मैं बताने हैं। हमसे क्या बोला, रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस अमंग ऑल द वर्ड्स वी हैव। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब यूनिक मोर्स कोड्स। यूनिक मोर्स कोड कैसे, पहले मोर्स कोड में कन्वर्ट करो। अब यूनिक का काम कौन करता था, हैश सेट। इसका मतलब ये है कि आप इनको पहले मोर्स कोड में कन्वर्ट करो, हैश सेट के अंदर डालते रहो, लास्ट में हैश सेट का साइज जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आइए। तो हमारा टास्क नंबर 1 क्या होना चाहिए कि भाई इस पहले वर्ड्स एरे को आइटेट करेंगे, इसके जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं वो एक्सेस करके मोर्स कोड में कन्वर्ट करेंगे, और जब ये वर्ड का मोर्स कोड मुझे मिल जाएगा मैं हैश सेट के अंदर डाल दूंगा। सिमिलर अगेन सेम काम इसके लिए करेंगे, इसको भी मोर्स कोड में कन्वर्ट करेंगे, हैश सेट में डाल देंगे। लास्ट में हैश सेट की जो भी लेंथ होगी वो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। बात समझ आ गई क्या, बात समझ आ गई। भले ही बहुत अजीब सा दिख रहा था बट बहुत सिंपल है, समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से रीड करो, ध्यान से ट्राई करो तो, है ना। चलो यार, तो फिर करते हैं इस काम को, करते हैं इस काम को। कैसे करोगे भाई, पहले तो मेरा टास्क नंबर क्या था, टास्क नंबर 1। अच्छा पहले तो इनको भी डिफाइन करो ना मोर्स कोड वगैरह को, ये जो पूरी रायता दिया है इन लोगों ने। चलो ये दिया, मैं यही कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा इंट, तो बना नहीं सकते ना, स्ट्रिंग एक एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग लेट्स से कोट्स करके मैंने एक एरे बना लिया, और जिसके अंदर उनको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कि भाई ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाते नहीं अब जावा में एरे डिफाइन करते टाइम पे, तो ऐसे आप कर्ली ब्रेसेस लगा लो। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपने क्या काम किया, आपके कोड्स डिफाइन कर दिए। फिर मैंने आपसे बोला था कि यूनिक तरीके से स्टोर करने के लिए आपको हैश सेट चाहिए होगा, तो हैश सेट लो, इसके अंदर क्या होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, स्ट्रिंग होंगी, करेक्ट। इसका भी नाम एक सेट दे देते हो, कुछ भी दे दो यार जो आपका मन करे, ठीक है। न्यू हैश सेट, न्यू हैश सेट, ये मैंने कर दिया। सही लग रहा है यार, ये मेरे को सही लग रहा है ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब टाइम आ गया मेरे वर्ड्स नाम के एरे पे आइटेट करने का। कैसे करोगे भैया, फॉर देखो, एक तो फॉर
लूप नॉर्मल लगा लो या फिर फॉर ईच लूप लगा लो, जिससे आपको इंडेक्सिंग की जरूरत तो अभी है नहीं हमें, तो लाना भी क्यों उनको। तो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी कहाँ से, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी मेरे वर्ड्स नाम के एरे से। तो मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा एक str करके आएगा, या मैं इसको वर्ड बोलता हूँ, क्या आएगा, वर्ड आएगा। कहाँ से आएगा, ये वर्ड से आएगा। कहाँ से आएगा, वर्ड से आएगा, वर्ड्स नाम के एरे से आएगा। तो अब ये वर्ड क्या है कि स्ट्रिंग है, बट चैलेंज ये हमें तो करेक्टर चाहिए, हमें तो पूरा वर्ड नहीं चाहिए, हमें उसके सेपरेट करेक्टर चाहिए, देखो और लूप लगानी पड़ेगी हमें। और इस बार मैं मान लेता हूँ कैर सी। अब ये कैसे लाओगे भैया, जो वर्ड है ना वो एक क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के ऊपर तो डायरेक्टली लगा नहीं सकते ना, तो आप अगर आपको फॉर ईच लूप लगानी है तो उसके कैरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लो। कैसे करोगे भैया, ये लिख लो यहाँ पे वर्ड डॉट कैर एट, नहीं नहीं, टू कैर एरे एक मेथड होता है जिससे आप स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, टू कैर एरे। ठीक है, ये आपको एरे के टाइम पे पढ़ाया था, मतलब स्ट्रिंग के टाइम पे मेथड पढ़ाए थे। टू कैर एरे क्या करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जिन था, तो ये GIN सेपरेट एक एरे बन जाएगा, जी एक अनदर कैरेक्टर, आई इज अनदर कैरेक्टर, एन इज अनदर कैरेक्टर, इस तरीके से। अब आपका काम क्या है कि उन कैरेक्टर्स की हेल्प से आप इन मोर्स कोड्स को कॉन्कैटिनेट करो। अब कैसे करोगे, आपको याद है मैंने आपको अब जब स्ट्रिंग विद एरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर नाम की एक मैंने आपको एल्गोरिथम समझाई थी, याद है आपको, तो वो आज यहाँ पे इस्तेमाल हो पाएगी। कैसे, तो इन्होंने बोला सिर्फ कंसिस्ट लोअर केस लेटर्स। और जब मैं आपको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग विद एरे एज ए फ्रीक्वेंसी काउंटर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर एरे के इंडेक्सेस को एक कैरेक्टर से एक्सेस कर सकते हो। याद है कि नहीं, हमने यूनिकोड के टर्म्स में किया था। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि भाई जो मेरा कैरेक्टर है उसको पहले एक नॉर्मल लेटर यानी नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट करो। वो कैसे करोगे, मैंने आपसे बोला था कि जो ए है उसका, जो स्मॉल ए है उसका यूनिकोड होता था 97। अगर आप 97 में से 97 माइनस करें तो जीरो आएगा, करेक्ट। वैसे ही बी का जो यूनिकोड था वो 98 था, अब 98 में से अगर आप 97 माइनस तो 1 आएगा। ऐसे ही आप अगर क्या करोगे कि जो जेड है, यानी जो आपका लास्ट वाला करेक्टर है अल्फ़ाबेट्स के अंदर, जो जेड जिसका यूनिकोड होता है आई गेस 122, अगर आप उसमें से माइनस कर दोगे ए को तो आएगा 25, करेक्ट। तो 25th इंडेक्स मतलब जेड, जीरो इंडेक्स मतलब ए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 26 ही वैल्यूज हैं, 26 ही वैल्यूज हैं, जिसमें जीरो इंडेक्स मतलब ए की वैल्यू ये है और जेड की वैल्यू ये है। बात समझ आ रही है। तो उस तरीके से जो हमने उस वाले लेक्चर में किया था, जहाँ पे हम लोग सीख रहे थे स्ट्रिंग विद एरे एज फ्रीक्वेंसी काउंटर, वो वाली एल्गोरिथम पे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मुझे इसमें से वो लेके आना है ये पर्टिकुलर कोड को, तो लेके आते हैं, चलो लेट्स से स्ट्रिंग कोड। और कोड कैसे लेके आओगे भैया, इंडेक्स चाहिए ना आपको, तो कोड से तो इंडेक्स कैसे मिलेगा आपको, जो सी कैरेक्टर आया इसमें से माइनस करो किसको, ए को, मिल गया इंडेक्स। बात समझ आ रही है, इंडेक्स मिल गया ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ABC लिखा होता तो सी में पहले ए आता, तो ए में से ए जाता 0 बचता, फिर बी आता तो बी में से ए जाता 1 बचता। क्यों, क्योंकि भाई आप यूनिकोड में से माइनस कर रहे हो ना कि एक्चुअली कैरेक्टर्स में से। फिर सी आता, सी होता है कितना आपका 99 में से आपका 97 जाता तो 2 बचता, सेकंड इंडेक्स मतलब सी। बात समझ आ रही है, इस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो हमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इसमें से मेरा वो ये मोर्स कोड मिल गया हमको, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, आपका काम है इसी कोड से आपको उस वर्ड का मोर्स कोड बनाना, उस वर्ड का मोर्स कोड बना, किस इस वाले वर्ड का। अब कैसे बनाओगे भैया, कैसे बनाओगे, इस वर्ड को आप आइटरेट कर रहे हो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस वर्ड, करेक्ट। और हर एक कैरेक्टर के लिए आपको मोर्स कोड मिल गया। इसका मतलब ये है कि आपको ना एक स्ट्रिंग की जरूरत है, जिसको मैं बोल दूंगा लेट्स से पैटर्न और समथिंग। पैटर्न बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी है, और हर बार मैं इसको अपडेट करूंगा, कैसे अपडेट करूंगा भाई, यहाँ पे देखो कि मेरा जो अगर यहाँ तो नहीं करोगे आप, कहाँ करोगे, इसके बाहर करोगे। यहाँ से जो काम है आपका कोड का, कोड लेके आना, लेके आ गया कोड, और आप क्या करोगे, पैटर्न में उस कोड को इम्प्लीमेंट कराओगे। सो पैटर्न, ठीक है, इक्वल्स टू प्रीवियस जो पैटर्न विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग एज ऑफ नाउ, बट जैसे ही एक मोर्स कोड माना कि ऐड हो गया आपका, लेट्स से यहाँ पे अगर देखोगे ना जी वाले के लिए ये ऐड हो गया, लेट्स से इतना ऐड हो गया, तो जी वाले का हमारा ऐड हो जाएगा इसमें पैटर्न में। तो पैटर्न प्लस प्रीवियस पैटर्न प्लस अपकमिंग कोड, जो नया कोड आ रहा है, इससे क्या होगा कि भाई मेरा धीरे धीरे पूरा वर्ड एक मोर्स कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में इस फॉर लूप के हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर मोर्स कोड को उठा के सेट में डालना होगा, करेक्ट। तो सेट डॉट ऐड, अब आप क्या करोगे, जो मेरे पास में ये आया था पैटर्न, इसको उठा के इसमें डाल दो। होगा क्या, सभी के सभी जो मोर्स कोड के पैटर्न्स थे वो इस हैश सेट के अंदर चले गए, और यहाँ पे आप रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करोगे, सेट रिटर्न करोगे, करेक्ट। नहीं, सेट डॉट साइज, क्योंकि मुझे पता करने कितने यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन हैं, है ना, वो पता करने हैं। तो ये हो गया मेरे पास में, बढ़िया। अब रन करोगे तो अब देखोगे होपफुली चल जाएगा, अगर हमने कुछ टाइप एरर नहीं की होगी तो। हाँ चल गया यार, ये दिस इज बीटिंग गुड, है ना।
1 मिली सेकेंड लग जा रहा, रीजन बस वही है यार, हम लोग यहाँ पे हैं, बट होपफुली बाद बाकी लोगों की सोल्यूशन देखो सभी सेम ही लिखी होगी, बट किसी ना किसी के ना स्टोर करने का फॉर्मेट तरीके अलग होंगे, बट दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो कितनी होगी भाई मुझे बताओ। तो पहले तो उन्होंने बोला कि वर्ड की जो लेंथ है वो 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये रही, समझ गया, जो जो मतलब पर्टिकुलर वर्ड है उसकी लेंथ 12 से ज़्यादा नहीं है, और इसकी लेंथ 100 से ज़्यादा नहीं है। तो बट एनी ऑफ एन एन ट्रीट करो तो बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है, अगर आप एन एन की टर्म्स में बात कर रहे हो तो बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस बिग ऑफ एन है, बट क्योंकि ये बहुत लिमिटेड वैल्यूज हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। चलो यार इसको मैं ड्राई रन करके वो दिखा देता हूँ आपको यार कैसे काम किया। ये हो सकता है आप कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए कि सर समझ तो ठीक से नहीं आया है ना, ठीक से समझ नहीं पाए हम लोग ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलो यार इसको ड्राई रन कर लेते हैं हम लोग एक बार, है ना। बट ना होपफुली बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जिनको भी चैलेंज होगा ना तो उनके लिए मैं ड्राई रन करके दे देता हूँ इसको कि ये कैसे काम किया। ठीक है, कैप्चर दिस और हम लोग इसको पेस्ट करेंगे कहाँ पे, इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ हम लोगों की ये रही, ये ठीक है, सही लग रहा है यार। तो हम लोग यहाँ आ गए, अब चलो इसको देखते हैं कि यार ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, एक ले लेते हैं। तो मेरे पास में एक टेस्ट केस है, जिन जैन जिग मैसेज, है ना। तो ये जो मेरे पास वर्ड था वो क्या था, जिन जैन जिग, आई गेस गिग और मैसेज ऐसा कुछ था ना, यस गिग एंड मैसेज, मैसेज। ठीक है, अब यार आपको ना इंडेक्सिंग भी करनी ही पड़ेगी, हर हाल में इंडेक्सिंग भी करनी ही पड़ेगी इन सब की। तो यार ये मेरे पास 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, करेक्ट, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, तो ऐसे आपको काउंट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपका हैशसेट अभी क्या है, एम्प्टी हैशसेट है ऐसे। ठीक है, आपका जो बर्ड पे, बर्ड आप लेके आए GIN, तो ये हो गया मेरा बर्ड। अब पैटर्न अभी आपका एम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर निकलेगा। ये पहले एक बर्ड जो है एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से GIN, किसकी मदद से, किसकी मदद से, 2 कैर एरे की मदद से। मतलब अब मेरे पास में ये फॉर ईच से काम कर सकते हो। C आया मतलब G आया, अब G माइनस A करोगे तो कितना आएगा, G का इंडेक्स कितना, मतलब G की वैल्यू कितनी होती है यार। तो आपको, तो मैंने आपको बताया था क्या था भाई यार, कि हमारा जो A है उसका 97 है, वैसे ही B का 98 होगा, B का 98 होगा, देन 99, 900, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, करेक्ट। तो 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 220, 221, 222। अब यहाँ पे ये A की है, ये B की, अभी तो हो गया, C की है, ये D की है, ये E की है, ये F की है, ये यूनिकोड वैल्यूज हैं, करेक्ट। तो ये F हो गया, ये हो गया G H I J K L स्मॉल में, हाँ, M N O P Q R S T U B W X Y Z। तो ये इसका हो गया, करेक्ट। अब मुझे पता करना है जी का कितना होता है। तो जी का यार यहाँ पे ये रहा 103, 103 माइनस 97 कितना आता है भाई, 13 में से 7 गया, 6 बचा, तो बस 6 आएगा, करेक्ट। तो ये क्या 6 इंडेक्स पे आओ जाओ, आपको वो जी का वो वैल्यू मिल जाएगा। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स। तो ये आ गया जी का, मतलब कुछ इस तरीके से, करेक्ट। तो होगा क्या, यहाँ पे कोड से आया ये वाली वैल्यू जो कि पैटर्न में ऐड होगी, पैटर्न पहले एम्प्टी था तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, तो ये मेरी वैल्यू होगी पैटर्न की प्लस कोड। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर करेक्टर आएगा विच इज आई, तो आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 105 है, तो 105 माइनस 105 माइनस 97, तो ये 8 हो जाएगा, करेक्ट। ये 8 हो गया, 8 इंडेक्स पे जाओ, 8 इंडेक्स पे जाओ, तो ये कितना था भाई, 6 इंडेक्स था क्या, 7 था, 6 इंडेक्स था, 7 इंडेक्स और 8 इंडेक्स। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, डबल डॉट
तो डबल डॉट आपने लगा दिए, तो ये पैटर्न बढ़ गया, मेरा पैटर्न प्रीवियस पैटर्न ये था, उसमें ये नया डबल डॉट ऐड हो गया। अगेन आपका एन आएगा, एन का देखो क्या है आपके पास में कोड, तो एन का 110 है, जब 110 में से आप माइनस करोगे किसको 97 को, तो ये कितना हो जाता है 13 हो जाता है ना, करेक्ट 13 हो जाता है और कुछ और होता है। सो यार 10 में से 7 गया बचा 3 है ना, तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, तो 13 हो जाता है। अब 13 इंडेक्स पे आप जाओगे देखोगे कि क्या आता है, बात समझ आ रही, तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू ये पर्टिकुलर कोड ऐड हो जाएगा, उस कोड को आप सेट में डाल दोगे, है ना। सेट में जितनी वैल्यू आ सकती है वही मेरे पास यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन थे, बट होपफुली आप समझ के होगे यार पूरा आइडियोलॉजी क्या था, किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यार मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है हर किसी से, यार अभी तक हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स की हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका डे 1 से लेके आज तक की सभी प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करो, कायदे ड्राई रन करो, जिन लोगों ने ड्राई रन नहीं किया है। आपको लेक्चर में मज़ा आता है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनसे भी बोलो यार कायदे से पढ़ो, कायदे से पढ़ोगे तो कुछ करोगे, है ना। 4 दोस्त कंपनी में साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है। अब कहना ऐसा थोड़ी होता है कि भाई मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरी नौकरी लग गई, तू भाई जा खेत में आराम से आप भैंसे चूंगा या फिर कुछ और काम कर ले, बात समझ आ रही है। तो खैर सबकी अपनी अपनी एक्सप्रेशंस और चीज़ें अलग होती हैं, बट मैं बोलूँगा एटलीस्ट मेहनत तो अच्छे से करो यार, है ना। मतलब यार मुझे नहीं पता कि यार लोग अपनी सक्सेस और फेलियर को कैसे मेजर करते हैं, मैं थोड़ा अलग टर्म्स में मेजर करता हूँ। मैं ना अपनी डेली सक्सेस को मेजर करता हूँ कि भाई आज मैंने जो काम किया, क्या मैं आज अपना दिन और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता था, अगर कर सकता तो मैं कल बेहतर तरीके से यूटिलाइज करूँगा। बट शाम को एक आंसर बहुत क्लियर होना चाहिए मेरे लिए कि क्या मेरा दिन बहुत बेहतरीन गया, क्या मैंने आज प्रोडक्टिव कुछ किया, क्या मैं इससे बेहतर दिन प्लान कर सकता था अपने लिए। तो अगर आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब मेरा दिन सक्सेसफुल था, अगर आंसर नो आता है इसका मतलब मेरा दिन फेलियर था। और जो लोग रोज़ कामयाब होते हैं ना, कमाल की बात है, वो ज़िंदगी में कामयाबी होते रहते हैं। बात समझ आ रही है, क्योंकि उनके लिए कामयाबी और कुछ थी नहीं, उनके लिए कामयाबी बिल्कुल नहीं थी कि मेरे स्कोर कार्ड पे 100% दिखेगा, उनके लिए कामयाबी बिल्कुल नहीं थी कि 60 लाख का पैकेज दिखेगा। उनके लिए सिंपल सी कामयाबी थी कि मैंने अपना बेहतरीन दिया है अपनी लाइफ में, जो बेस्ट तरीके से मैं अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकता था वो मैंने किया, बेस्ट स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए। अब जितने आगे बढ़ गए। बट कमाल की बात ये कि जितने लोग ये सब करते हैं ना, वो ज़िंदगी की इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं कि उनको रियलाइज भी नहीं होता वो कहाँ आ गए हैं। बात समझ आ रही है। और ये मैं बड़ा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ इस बात को कि ये प्रैक्टिकली होता है। आप लोग प्लीज करो, अपने आप को इस बात का आंसर जरूर दो कि आज मैंने बेहतरीन दिन जिया है, बहुत बहुत हार्डवर्क किया है, इससे ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं था। उस लेवल तक अपने आप को अभी एग्जॉस्ट करो, क्योंकि अभी वो एज है जहाँ आप काम करोगे और चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। बात समझ आ रही है। उम्मीद करता हूँ सब लोग कायदे से करेंगे और मस्ती भी करेंगे, है ना, बट कायदे से भी इसको करेंगे और चीज़ें दिखाएंगे और मुझे बताना कि चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक प्लीज़ ख्याल रखना और प्रैक्टिस करना मत भूलना और अपने दिन को बेहतरीन बनाना मत भूलना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।